ओके, ऑलराइट, ओके, चलिए। सो हाँ जी, सो आज हमारा टॉपिक है सॉल्वेशन टेंडेंसीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम करेंगे कि सॉल्वेशन टेंडेंसीज और कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसीज एस ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या है। तो सबसे पहले हम करते हैं सॉल्वेशन टेंडेंसीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जैसा कि हमें मालूम है कि जितने भी सिंपल सॉल्ट्स होते हैं दे डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, सो ऑल सिंपल सॉल्ट्स डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसिंग आयंस। जितने भी सिंपल सॉल्ट्स हैं जैसे NaCl है, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो इसके आयंस प्रोड्यूस होते हैं, सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। सो इसी तरह से जितने भी सिंपल सॉल्ट्स हैं व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे प्रोड्यूस आयंस एंड दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसे सॉल्यूशन जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, राइट। क्योंकि लिथियम आयन जो है इट इज स्मॉल इन साइज, तो इट माइट बी एक्सपेक्टेड दैट सॉल्यूशंस ऑफ लिथियम सॉल्ट्स वुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मोर देन द सॉल्यूशंस ऑफ सेम कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम सॉल्ट्स। इसका क्या मतलब है, लिथियम का साइज छोटा होता है तो ये माना जा सकता है कि लिथियम जो है क्योंकि उसका साइज छोटा है तो वो ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व होगा वाटर में और वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा एज कंपेयर टू उसी कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम से ज्यादा। ठीक है, ये जो स्मॉल आयन है ये माइग्रेट करते हैं ज्यादा इजीली, राइट, देन लार्जर आयंस। जितने स्मॉल आयंस हैं ये ज्यादा माइग्रेट करते हैं देन द लार्जर आयंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मोर देन लार्जर आयंस। जो स्मॉल आयंस हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एज कंपेयर टू लार्जर आयंस। However, the ionic mobility measurements in aqueous solution show opposite order. लेकिन जब हम इनकी आयनिक मोबिलिटी मेजर करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में तो इनका ऑपोजिट ऑर्डर आता है, राइट, ये वाला ऑर्डर आता है। सीजियम आयन, रुबिडियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम और सबसे लीस्ट लिथियम। जबकि हम सोच रहे थे कि लिथियम का आयन सबसे छोटा है तो इसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी और ये ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बट ये तो ऑर्डर बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया, राइट। वो क्यों है, दैट इज ड्यू टू द hydration of these ions. Means the reason of this anomaly is that the ions in solutions are hydrated. क्योंकि ये जो solutions में ions होते हैं ये hydrated होते हैं या solvated होते हैं, ठीक है, राइट। तो उससे क्या होगा, उनका जो रेडियाई है वो बड़ा हो जाएगा। अगर छोटे साइज के आयंस हैं तो जब वो सॉल्वेटेड होते हैं, हाइड्रेटेड होते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्वेटेड का मतलब क्या है कि उन आयंस के आसपास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक लेयर बना लेते हैं, तो नेचुरली उनका जो साइज है, उनका जो रेडियाई है वो बड़ा हो जाएगा। सो सम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड बाय द मेटल आयन एंड बाउंड टू इट फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कॉल्ड प्राइमरी सॉल्वेशन शेल। मतलब जो मेटल आयन है उसके आसपास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं उसके साथ बाइंड कर जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं प्राइमरी सॉल्वेशन शेल। और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स गेट डायरेक्टली कोऑर्डिनेटेड टू मेटल आयन। उस मेटल आयन के साथ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और कोऑर्डिनेटेड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर लिथियम आयन primary solvation shell consists of 4 tetrahedrally arranged water molecules around lithium ions. लिथियम आयन के लिए जो प्राइमरी सॉल्वेशन शेल है इट कंसिस्ट ऑफ 4 टेट्राहेड्रली अरेंज्ड वाटर मॉलिक्यूल्स अराउंड लिथियम आयन। जैसे इस स्ट्रक्चर में देखिए ये लिथियम आयन है, इस लिथियम आयन के आसपास 4 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। सो कोऑर्डिनेटेड हो गए वाटर मॉलिक्यूल्स 4 कोऑर्डिनेटेड, यानी कि दे आर टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड विद लिथियम आयन, राइट। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सा बन गया, ठीक है। ये जो लिथियम टेट्रा एक्वा लिथियम कॉम्प्लेक्स है इज कॉल्ड हाइड्रेटेड आयन, इसको हम हाइड्रेटेड आयन कहते हैं एंड इट बिहेव्स एज वन एंटिटी। और ये एक एंटिटी की तरह बिहेव करता है, एक
मतलब मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है, राइट, एक कंप्लीट एंटिटी की तरह बिहेव करता है। जबकि जो सोडियम और पोटाशियम है वो भी 4 कोऑर्डिनेटेड प्राइमरी शेल बनाते हैं, बिल्कुल लिथियम की तरह। Whereas rubidium and cesium form 6 coordinated shell, ठीक है, यानी कि लिथियम, सोडियम और पोटाशियम ये 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, प्राइमरी सॉल्वेशन शेल बनाते हैं, राइट। जबकि रुबिडियम सीजियम जो है ये 6 कोऑर्डिनेटेड शेल बनाते हैं, यानी कि इन यहाँ पे लिथियम की जगह अगर हम रेडियम सपोज करें या रुबिडियम सपोज करें या सीजियम सपोज करें, तो दे विल बी सराउंडेड बाय 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, सो दे आर 6 कोऑर्डिनेटेड, ठीक है, ऑक्टाहेड्रली कोऑर्डिनेटेड विद 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। तो ये जो सॉल्वेशन प्रोसेस है ये 2 तरह का है, एक है प्राइमरी सॉल्वेशन, एक है सेकेंडरी सॉल्वेशन, ठीक है। तो अब हम उस सेकेंडरी सॉल्वेशन की बात करते हैं। तो प्राइमरी सॉल्वेशन शेल के बियॉन्ड, राइट, एक एडिशनल लेयर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, बाउंड होते हैं, बाइंड करते हैं अपने आप को प्राइमरी शेल के साथ, विच फर्दर सॉल्वेट द आयंस कॉल्ड सेकेंडरी सॉल्वेशन शेल, ठीक है। तो पहले प्राइमरी सॉल्वेशन शेल बन गया और उसके बाद एक एडिशनल लेयर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की बाइंड करेगी प्राइमरी शेल के साथ, जो फर्दर आयंस को सॉल्वेट करेगी, जिसको अब वो जो एडिशनल लेयर बन गई उसको हम कहेंगे सेकेंडरी सॉल्वेशन शेल, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ सेकेंडरी सॉल्वेशन जो है ये वेरी करती है इनवर्सली विद द साइज ऑफ आयन। जितना इनवर्सली मतलब अगर साइज छोटा है तो सेकेंडरी सॉल्वेशन जो है उसका एक्सटेंट ज्यादा होगा, राइट। अगर साइज बड़ा है तो उसका एक्सटेंट ऑफ सेकेंडरी सॉल्वेशन कम होगा, मींस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो एक्सटेंट ऑफ सेकेंडरी सॉल्वेशन वेरी इनवर्सली विद द साइज ऑफ आयन। दस विद इंक्रीज इन रेडियाई ऑफ आयन, यानी कि अगर आयन का साइज बड़ा होगा तो टोटल हाइड्रेशन नंबर्स, हाइड्रेशन नंबर मतलब कितने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स उस आयन के साथ जुड़े हैं, कोऑर्डिनेट हुए हैं, ठीक है। एंड हाइड्रेटेड रेडियाई, हाइड्रेटेड रेडियाई का मतलब है जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स उसके साथ कोऑर्डिनेट करके एक एंटिटी बन गए तो उसका रेडियाई कितना है। एंड हाइड्रेशन एनर्जीज डिक्रीज, यानी कि विद इंक्रीज, फिर से वही बात हो गई कि साइज एंड दिस hydration numbers and hydrated radii and hydration energies decreases, means they are inversely proportional, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया? Yes, ठीक है, राइट। yes, ma'am. Extent of hydration decreases from lithium to cesium, so extent of hydration जो है वो डिक्रीज होगी लिथियम से सीजियम, यानी कि ग्रुप में जब हम मूव करेंगे तो क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देयरफॉर हाइड्रेटेड रेडियाई एंड हाइड्रेशन एनर्जीज आल्सो डिक्रीज। नेचुरली एक्सटेंट ऑफ, बेटा देखो आप लोग ना कंफ्यूज मत होना, हाइड्रेशन वर्ड हम यूज करते हैं अगर हम सॉल्वेंट ले रहे हैं वाटर, सॉल्वेशन वर्ड हम यूज करते हैं अगर हम कोई और सॉल्वेंट ले रहे हैं अदर देन वाटर, ठीक है। कोई और सॉल्वेंट है तो उसको हम सॉल्वेशन बोल देते हैं, अगर वही सॉल्वेंट हम वाटर ले रहे हैं तो हम उसको उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हाइड्रेशन, ठीक है। सो देयरफॉर हाइड्रेटेड रेडियाई एंड हाइड्रेशन एनर्जीज आल्सो डिक्रीजेस। एज हाइड्रेटेड रेडियाई डिक्रीजेस आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस, तो जैसे जैसे हाइड्रेटेड रेडियाई डिक्रीज होगी आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। इसीलिए लिथियम आयन जो है वो मैक्सिमम हाइड्रेटेड है एंड मूव्स स्लोएस्ट, क्योंकि उसका साइज छोटा था, उसमें हाइड्रेशन ज्यादा होगी, यानी कि उसमें हाइड्रेशन नंबर भी ज्यादा होगा, यानी उसमें जो लेयर है, ठीक है, वो हाइड्रेशन उसकी ज्यादा करेगी, तो उसका जो हाइड्रेटेड आयन है उसका रेडियाई बड़ा हो जाएगा, और वो नेचुरली क्योंकि हाइड्रेटेड आयन अब बड़ा हो गया तो उसकी मूवमेंट स्लोएस्ट होगी। वाइल सीजियम इज द लीस्ट हाइड्रेटेड,
क्योंकि सीजियम आयन का साइज बड़ा है तो उसका जो हाइड्रेशन होगी वो कम होगी, इसलिए जो हाइड्रेटेड सीजियम आयन होगा उसका साइज छोटा होगा, उसका रेडियाई कम होगा एंड मूव्स फास्टेस्ट। देयरफॉर आयनिक मोबिलिटी डिक्रीजेस एज इन द ऑर्डर सीजियम की सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी, देन रुबिडियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम, देन लिथियम। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया, इतना समझ yes, में। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें से? हाँ जी बोलिए, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना? चलिए आगे चलते हैं फिर, नहीं पूछना तो इसको ऊपर लेके जाऊंगी, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ जी चलिए आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट है, ये हमने अभी सॉल्वेशन टेंडेंसीज की थी अल्कली मेटल्स की, यानी कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की। अब हम सॉल्वेशन टेंडेंसीज डिस्कस करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। सो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मेटल आयंस आर हाइड्रेटेड टू ग्रेटर एक्सटेंट देन अल्कली मेटल्स। कोई मुझे बताएगा क्यों, बाय क्यों? वैसे अभी थोड़ा रीजन पीछे मैम ड्यू टू स्मॉलर साइज। हाँ, क्योंकि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो आयनिक साइज डिक्रीजेस। इसका मतलब है अगर हम ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स और ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को कंपेयर करते हैं तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी ग्रुप 2 ग्रुप 1 के बाद आता है, यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस का जो साइज है दैट इज स्मॉलर देन अल्कली मेटल्स। तो इसका मतलब हुआ दे विल बी हाइड्रेटेड टू ग्रेटर एक्सटेंट देन अल्कली मेटल्स ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। सिर्फ साइज नहीं, और एक उनका न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो गया, यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का न्यूक्लियर चार्ज है +2 जबकि अल्कली मेटल्स का न्यूक्लियर चार्ज है +1। ठीक है राइट, तो उसका जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है उसका चार्ज भी इंक्रीज हो गया, साइज डिक्रीज हो गया, चार्ज भी इंक्रीज हो गया, तो नेचुरली उनकी टेंडेंसी ज्यादा होगी टू गेट हाइड्रेटेड। ठीक है, so hydration energies of alkaline earth metal ions are about 4 to 5 times greater than alkali metals। इसी वजह से जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनकी हाइड्रेशन एनर्जी अल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में 4 से 5 टाइम्स, 4 से 5 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, हाँ however अगर हम ग्रुप में मूव करेंगे तो नेचुरली हाइड्रेशन एनर्जीज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज साइज ऑफ आयन इंक्रीजेस, चाहे वो अल्कली मेटल है चाहे वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो अच्छा, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? हाइड्रेशन एनर्जी होती है जब आप किसी आयन को डिसॉल्व करते हो, फॉर एग्जांपल क्योंकि हाइड्रेशन वर्ड मैं ले रही हूं तो इसका मतलब है वाटर, ठीक है, उसमें डिसॉल्व करते हो तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व होती है जब वाटर मॉलिक्यूल्स उसके साथ आयन के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। तो चाहे अल्कली मेटल्स हैं चाहे अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज साइज ऑफ आयन इंक्रीजेस। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस size of solvated ions etc. So the size of solvated ions plays important role in the behavior of alkali metal ions in ion exchange columns या passage through cell walls। So इनकी importance जो है, इनका behavior जो है size solvated ions का, ये पता लगता है हमें ion exchange columns में। ion exchange resins होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये वाटर प्यूरिफाई करते हो तो भी उसमें आयन एक्सचेंज कॉलम्स लगे होते हैं, या किसी सेल वॉल में से या किसी और मेम्ब्रेन में से पास करने हैं आयंस। ठीक है, तो इनकी इंपॉर्टेंस पता लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल इन कैटायन एक्सचेंज कॉलम्स larger lithium hydrated ions are less strongly attached to column and hence are eluted first। so cation exchange columns में क्योंकि lithium ions जो हैं वो ज्यादा हाइड्रेटेड है, उनका साइज बड़ा है, तो वो लेस स्ट्रांगली कॉलम के साथ अटैच होंगे और इसलिए एल्यूटेड फर्स्ट मतलब
पहले उनको निकाला जा सकता है, ठीक है। जबकि सीजियम आयन जो है दैट विल बी स्ट्रांगली अटैच्ड टू द कॉलम एंड इट कैन बी एल्यूटेड एट द लास्ट, उसको लास्ट में हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, राइट। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है जी। आई होप इतना समझ में आया सबको, आई होप इतना आया सबको। यस मैम। 2 मिनट में बंद हो जाते हैं जब मैं जैसे ही शेयर करती हूँ स्क्रीन, है। इतना समझ में आया? कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं नहीं, ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसीज ऑफ अल्कली मेटल आयंस या कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ अल्कली मेटल आयंस, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्सेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्सेशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। या कॉम्प्लेक्स टेंडेंसीज मींस कि कोई आयंस कितना उनकी एबिलिटी है टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, राइट। अब ये जो अल्कली मेटल आयंस हैं, they have least tendency of complexation with normal ligands among the elements of periodic table, ठीक है। ये जो अल्कली मेटल आयंस है इनकी टेंडेंसी सबसे कम है कॉम्प्लेक्स बनाने की नॉर्मल लिगेंड्स के साथ जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हैं, राइट। अब आई होप सबको पता है व्हाट आर लिगेंड्स, यू नो व्हाट आर लिगेंड्स, पता है कि नहीं? लिगेंड्स होते हैं वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, which have pair of lone pair, which have pair of electrons to donate, ठीक है। ऐसे एटम्स या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स which have lone pair to donate to central metal ion, that is called they are called ligands, ठीक है। उनको हम ligands कहते हैं। ये क्यों नहीं बना पाते हैं कॉम्प्लेक्सेस, इनकी क्यों कम टेंडेंसी है अल्कली मेटल्स की? दिस इज ड्यू टू नंबर 1 रिलेटिवली लार्जर आयनिक साइज ऑफ अल्कली मेटल आयंस। आपको पता है पूरे पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल्स जो हैं इनका साइज पूरे पीरियोडिक टेबल में बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा है इन ईच पीरियड। अपने अपने पीरियड में अल्कली मेटल का साइज सबसे ज्यादा है, क्योंकि व्हेन वी मूव इन अ पीरियड एटॉमिक साइज और आयनिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो अल्कली मेटल सबसे पहले आते हैं ग्रुप 1 में, ठीक है। नंबर 2 लो चार्ज डेंसिटीज, लो चार्ज डेंसिटीज मींस चार्ज बाय साइज ऑफ द आयंस, तो इनके सबसे कम है चार्ज डेंसिटीज या चार्ज बाय साइज रेशो। तीसरा नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स of right energy to accept lone pairs of from the ligands, ठीक है। इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है राइट एनर्जी के, जिसमें ये एक्सेप्ट कर सके लोन पेयर फ्रॉम लिगेंड्स। अभी मैंने बताया था आपको कि लिगेंड्स क्या होते हैं? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैव लोन पेयर टू डोनेट, जिनके पास लोन पेयर होता है, जिनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो लिगेंड्स डोनेट करेंगे तो इनके पास कोई खाली ऑर्बिटल्स ही नहीं है जिसमें ये एक्सेप्ट कर सके, राइट, ठीक है। क्यों नहीं है? अब वो भी समझो आप कि क्यों नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ सोडियम ही ले लेते हैं, चलो लिथियम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1, ठीक है, राइट। तो इसके पास अगर मैं प्लस ले लूं तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन चला गया, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन गई 1s2 2s0, और इसके पास 2p ऑर्बिटल्स भी हैं जो कि खाली हैं, राइट। तो ये एक्सेप्ट करेगा आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2s में या 2p में, समझ में आया? ठीक है, लेकिन इसके पास d ऑर्बिटल्स नहीं है, d ऑर्बिटल्स नहीं है इनके पास, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है वेरी हाई बेसिसिटी ऑफ मेटल्स,
ये जो मेटल्स हैं इनकी बेसिसिटी बहुत हाई है। देन फिफ्थ, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ आयंस। इनकी आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी नहीं करती। अगर अल्कली मेटल्स हैं तो अल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज +1। अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल ले रहे हैं तो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज ऑलवेज +2, तो वेरी नहीं करती। जबकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, तो उनमें एक उनकी प्रॉपर्टी है कि दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी होती है, +1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, एक्सेट्रा, +3 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट शेल। ठीक है, सो लेकिन फिर भी इसके बावजूद अ फ्यू कॉम्प्लेक्सेस ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव बीन फॉर्म्ड। ठीक है, इसके बावजूद फिर भी ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, बट द कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सो ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी है ये ग्रुप में नीचे डिक्रीज करती जाती है फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। ठीक है, सो अल्कली मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस with oxygen containing multidentate chelating ligands such as salicylaldehyde, acetyl acetone etc. ठीक है, ये जो अल्कली मेटल्स हैं ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं किनके साथ? ऐसे लिगेंड्स के साथ जिनमें ऑक्सीजन हो और वो मल्टीडेंटेट किलेटिंग लिगेंड्स हो। मल्टीडेंटेट किलेटिंग, किलेटिंग का मतलब होता है, किलेटिंग लिगेंड्स वो होते हैं विच कैन फॉर्म अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। जब वो कॉम्प्लेक्स बनाए तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, उस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं किलेट। एंड द लिगेंड्स फॉर्मिंग रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड किलेटिंग लिगेंड्स। और वो मोनोडेंडेट नहीं हो सकते। तो जो किलेटिंग लिगेंड्स हैं वो बाइडेंडेट होते हैं, बाइडेंटेट। मोनोडेंटेट का मतलब है which can attach with the central metal ion with only one bond, with one coordinate bond. Bidentate का मतलब है which can form 2 coordinate bonds. Tridentate का मतलब है which can form 3 coordinate bonds and so on. Multidentate means ज्यादा। ठीक है, सो ये मल्टीडेंडेट लिगेंड्स जिनमें ऑक्सीजन है और वो किलेटिंग लिगेंड्स भी बनाएगा, उसके एग्जांपल हैं सैलिसैल्डिहाइड, एसिटाइल एसीटोन एक्सेट्रा। तो इनके साथ ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ठीक है, सो अल्कली मेटल आयंस की जो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं उनमें से एक इंपॉर्टेंट क्लास है जिसको हम बेटा कहते हैं मैक्रोसाइक्लिक पॉलीईथर्स। और ये इंपॉर्टेंट क्लास जो है मैक्रोसाइक्लिक पॉलीईथर्स की, इट वाज डेवलप्ड बाय C.J. पीटरसन इन 1960। ये क्लास इंपॉर्टेंट क्लास जो है, ठीक है, इसको डेवलप किया था C.J. पीटरसन ने 1960 में। एंड ये क्या है? दे फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद अल्कली मेटल आयंस। सो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं अल्कली मेटल आयंस के साथ, और इसके टिपिकल एग्जांपल हैं साइक्लिक ईथर्स। अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ macrocyclic polyethers is cyclic ether, which is called crown ether. It is called crown ether because of crown shaped arrangement of metal complexes. तो इसके टिपिकल एग्जांपल में साइक्लिक ईथर आते हैं जिनको हम क्राउन ईथर कहते हैं। उनको क्राउन ईथर क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें क्राउन जैसी अरेंजमेंट होती है मेटल कॉम्प्लेक्सेस। क्राउन, क्राउन का मतलब क्या होता है? मुकुट, मुकुट जो राजा लोग सिर पे डालते हैं। सो उनकी क्राउन शेप्ड अरेंजमेंट होती है मेटल कॉम्प्लेक्सेस की। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको ये एग्जांपल बताया है, दिस इज साइक्लोहेक्साइल 18 क्राउन 6। ठीक है, ये क्राउन ईथर का एक एग्जांपल है और ये आप लोगों ने बनाना है स्ट्रक्चर, ये पेपर में आते हैं। सो इसका नाम है साइक्लोहेक्साइल 18 क्राउन 6। ठीक है, राइट। अब इसमें ये जो प्रीफिक्स न्यूमरिक है,
प्रीफिक्स न्यूमरिक, न्यूमरिक मतलब नंबर, जो पहले नंबर आ रहा है, ये 18 आपको बता रहा है कि इस साइक्लिक रिंग में कितने एटम्स हैं, हेट्रोसाइक्लिक एटम्स हैं, हेट्रो एटम्स हैं, ठीक है। और वो नंबरिंग हम कैसे करते हैं, वो हम यहां से देखते हैं बेटा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में 18 हेट्रो एटम्स है, राइट। कार्बन भी दिख रहा है आपको और ऑक्सीजन भी दिख रहा है, ठीक है। और ये जो रिंग लगी हुई है साथ में, ये वाली जो रिंग लगी हुई है, ये है साइक्लोहेक्साइल, हेक्साइल 6 कार्बन एटम, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसका नाम है साइक्लोहेक्साइल। तो यहाँ पे भी साइक्लोहेक्साइल लगा हुआ है, सो इसीलिए इसका नाम है साइक्लोहेक्साइल 18 क्राउन 6। अब जो सफिक्स लगा है न्यूमरिक, जो पीछे न्यूमरिक आ रहा है 6, इसका मतलब है कि इस साइक्लिक ईथर में 6 ऑक्सीजन एटम है, 6। ये देखो ये वाला, लेट मी चेंज द कलर, अगर चेंज करूंगी कलर तो मुझे लगता है दिखेगा ही नहीं। हाँ जी, ये देखिए ये वाला दिख रहा है कलर, नहीं दिख रहा ना। सो ये ऑक्सीजन 1, ठीक है, ये हो गया ऑक्सीजन 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, राइट। तो इस तरह से हम नंबरिंग करते हैं। और ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है इसका बॉल एंड स्टिक मॉडल, राइट, बॉल एंड स्टिक मॉडल इसी स्ट्रक्चर का। सो ये है एग्जाम्पल साइक्लोहेक्साइल 18 क्राउन 6। आगे चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है क्राउन ईथर, दैट हैज बीन सिंथेसाइज्ड, जिसको कि सिंथेसाइज किया गया, और उसका नाम है डाइबेंजो 18 क्राउन 6। अब ये बिल्कुल पीछे वाले के जैसा ही है, बस साइक्लोहेक्साइल रिंग की जगह पे बेंजीन रिंग्स आ गई हैं। तो 2 बेंजीन रिंग्स लगी हुई हैं, इसलिए हमने इसको डाइबेंजो बोला है, राइट। सो इसमें भी बेटा ये जो आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बीच वाला, ये 18 एटम्स का है। सेम उसी तरह से आप काउंटिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। सो इसीलिए यहाँ पे 18 लिखा है। क्राउन 6 क्योंकि इसके अंदर 6 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, और ये बेंजीन रिंग्स लगी हुई हैं, इसलिए इसको हमने बोल दिया डाइबेंजो 18 क्राउन 6, ठीक है। सो कंटेनिंग, यहाँ पे देखिए, सो ये इस स्ट्रक्चर में कंटेनिंग 2 बेंजीन रिंग्स एंड 18 एटम्स मेकिंग अ क्राउन शेप्ड रिंग। तो एक क्राउन शेप्ड रिंग बन रही है मुकुट के जैसी, एंड 6 ऑफ देम बीइंग ऑक्सीजन एटम्स। सो ये जो ऑक्सीजन एटम्स हैं, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद मेटलाइन। तो ये मेटलाइन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, यानी कि अगर कोई अल्कली मेटल है, फॉर एग्जांपल सोडियम, फॉर एग्जांपल अगर सोडियम है, लेट मी चेंज द कलर, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे सोडियम है, तो ये ऑक्सीजन एटम उसके साथ बेटा बॉन्ड बनाएंगे। ये ऑक्सीजन एटम, 6 ऑक्सीजन एटम जो हैं, ये उस सोडियम आयन के साथ बॉन्ड बना के, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। एंड अगेन दिस स्ट्रक्चर इज बॉल एंड स्टिक मॉडल ऑफ डाइबेंजो 18 क्राउन 6। आई होप इतना समझ में आया आप लोगों को। यस मैम। इतना समझ में आया? यस मैम। इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना है? इसके और भी एग्जांपल्स हैं, पर वो मैं बना नहीं पाई उतनी देर में, आपका टाइम हो गया। अभी मैं बना के ना इसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर दूंगी और मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी। थोड़ा सा इसका पार्ट रह गया है, उसको करके, ठीक है, क्योंकि मेरे को स्ट्रक्चर अलग उस पे बनाने पड़ेंगे। दिखाऊं मैं किस पे स्ट्रक्चर बनाती हूँ? ठहरो दिखाती हूँ आप लोगों को। ये सब स्ट्रक्चर्स मैंने खुद बनाए हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किए, तो आप लोग भी सीखना कि कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं। ये देखो, इस पे बनाया मैंने स्ट्रक्चर,
इसको कहते हैं कैमड्रॉ। ये कैमड्रॉ सॉफ्टवेयर है जिसपे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया। ये देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है सबको? दिख रहा है? मैम आपने YouTube पे वीडियो भी डाली है ना कैसे स्ट्रक्चर बनाने हैं? हाँ, वो भी डाली है बिल्कुल। वो हाँ, कैम स्केच की भी डाली है, कैम ड्रॉ की भी डाली हुई है। मेरे YouTube चैनल पे है ये कि कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो। कभी आप लोगों की क्लास लगाऊंगी। ये देखो, तो आप क्लिक करके ड्रैग करके मूव भी कर सकते हो, किसी भी एंगल में देख सकते हो। ठीक है, सो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट। इसका ये वाला स्ट्रक्चर जो है मैंने इसकी 2D वाले उस पे बनाया, वो भी दिखाती हूँ आपको, वो भी दिखाती हूँ। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ये देखो, ये अभी मैं अगला वाला एग्जाम्पल का बना रही थी, लेकिन आपका क्लास का टाइम हो गया तो फिर मैंने बीच में ही छोड़ दिया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बेंजीन रिंग ऐड करनी है, ठीक है, तो यहाँ ये देखो, ये टूल बॉक्स है, दिख रहा है मेरा माउस का कर्सर? दिख रहा है बेटा? यस मैम। हाँ, तो ये देखो बेंजीन है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी, फिर यहाँ पे आके क्लिक कर दूंगी, ये देखो बेंजीन ऐड हो गया। इसी तरह से यहाँ पे क्लिक कर दूंगी, यहाँ पे बेंजीन ऐड हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने कार्बन एटम नहीं दिखाए हैं इस पॉइंट पे, तो मैं यहाँ पे कार्बन एटम लिख सकती हूँ। सो मैं ए पे क्लिक करूंगी, दैट इज टेक्स्ट टूल, और फिर यहाँ पे आके क्लिक करूंगी और यहाँ टाइप कर दूंगी, राइट। ये देखो ऐड हो गया। इसी तरह से मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। सो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं। मेरी जो भी पीपीटीज होती है मैं कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करती, मैं खुद सारा क्रिएट करती हूँ, सारा मटेरियल। ठीक है, इसलिए मुझे टाइम लगता होता है थोड़ा सा क्रिएट करने में। मुझे लगता है कि खुद बनाओ, है ना। क्या पहले मैं वो स्क्रीनशॉट लेके करने लगी थी शेयर, फिर मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं, वो मैं बहुत मजबूरी में करती होती हूँ, जब मेरे पास ना टाइम हो तो तब मैं स्क्रीनशॉट लेके और वहां से पढ़ाऊं, लेकिन जब मेरे पास टाइम है तो मैं खुद क्रिएट करती हूँ। फिर सबने कैमरास बंद कर लिए, मैं तुम लोगों से बातें कर रही हूँ कि दीवारों से बातें कर रही हूँ? बुद्धू जय